हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमने पर्यावरण में अभी तक पढ़ा था अकार्बनिक घटकों के बारे में। अकार्बनिक घटकों के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब आते हैं कार्बनिक घटक। तो देखिए, कार्बनिक घटक में जो हमारे पास चीज़ें आती हैं कार्बनिक घटक में, वो आते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। प्रोटीन और कौन से? वसा। इसके अलावा विटामिन और मिनरल भी इसी में आते हैं। लेकिन जो हमारे लिए मेन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। विटामिन मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा रह गए हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कार्बोहाइड्रेट। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो पूरा देखें। जो पिछले वीडियो के अनुभव हैं आपको पता चल जाएगा कि जो कंटेंट आपके लिए लाया गया है वो चुना हुआ कंटेंट है और आपकी तैयारी के लिए परफेक्ट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें और शायद साथ ही लोगों को इसके बारे में बताएं, शेयर करें। और अगर आप ऐसा कर पाए तो निश्चित तौर पर ये आपको आने वाले एग्जाम में सफलता दिलाएगा। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू बीके स्टडीज़। बीके स्टडीज़ में आपका स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। देखिए, जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट है क्या? अगर देखें, ये शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कार्ब देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? अगर प्रति ग्राम दहन की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होती है वसा से प्राप्त होती है, 9.1 कैलोरी। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? तो अगर हमारे फूड में जो मात्रा देखी जाए वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की। तो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। तो इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही है कि हाँ, सबसे ज़्यादा ऊर्जा इससे जो 1 ग्राम ईंधन के दहन से मिलती है वो मिलती है 4.2 कैलोरी। तो 4.2 कैलोरी मिलती है और उसके दहन से मिलती है 9.1। लेकिन क्योंकि आहार में इसका परसेंटेज ज़्यादा होता है इसलिए इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से। अगर प्रति ग्राम दहन की बात आए तो किससे होगी? वसा से। चलिए शुरू करते हैं। ये शरीर के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। ये CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने कार्बनिक पदार्थ हैं। इसीलिए मैंने कार्बनिक पदार्थ बताया। इनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन कहा जाता है। ये जो हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन होने पर या तो एल्डिहाइड या कीटोन में टूट जाते हैं या विभक्त हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम यूनिवर्सल फ्यूल भी कहते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय ईंधन कहते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय ईंधन कौन सा कहलाता है? बॉडी के अंदर ग्लूकोज। देखिए, ग्लूकोज क्या है? दहन क्रिया का देता है और संसार में जीवित प्राणी यानी सजीवों की संख्या ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जनरेट करने का काम किसका? ग्लूकोज का। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल फ्यूल। जो कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं उन्हें सामूहिक रूप से शर्करा या सैकेराइड कहा जाता है। आइए कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। तो हम पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड के बारे में। देखिए, ये सैकेराइड की एकल इकाई मोनोमीटर यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। इनका जल अपघटन, देखिए याद रखेंगे, मोनोसैकेराइड का जल अपघटन नहीं किया जा सकता। ये रंगहीन यानी बिल्कुल रंग नहीं होता, जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं यानी क्रिस्टलीय होते हैं और सामान्य सूत्र। देखिए, ये जो टाइपिंग है तो इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो ये होता है CnH2nOn। अगर जनरल फॉर्मूले से मैच करेंगे C6H12O6, तो उसी आधार पर ये फॉर्मूला है। CnH2n या CH2ON होता है। इसके नामकरण के लिए ओज सफिक्स लगाते हैं। जैसे कार्बन संख्या के नाम पर एल्डोज या कीटोज के रासायनिक सूत्र। देखिए, सबसे पहले था ट्राइज। ट्राइज में यानी इसमें 3 कार्बन अणु होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ये? ग्लिसरील्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन
और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो इसका क्या है, अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे तो क्या है, C3H6C3H6O3। ठीक, फिर आता है टेट्रोज, टेट्रोज में आता है एरिथ्रोज, एरिथ्रोज का फॉर्मूला C4H8 और O4। फिर आता है पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा में आती हैं आपकी राइबोज, राइबोज और डीऑक्सी तो इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5। आइए चर्चा करते हैं इसी पर आगे। देखिए राइबोज क्या होता है, राइबोज ये आरएनए, एटीपी, एनएडी, एफएडी और एनएडीपी का मुख्य घटक है। ये क्या है, इनका मुख्य घटक है। फिर आता है डीऑक्सीराइबोज, इसी में पेंटोज शर्करा में, तो डीएनए का घटक है। इसमें राइबोज शर्करा, देखिए वो आरएनए और ये क्या है, डीएनए। इस राइबोज शर्करा के दूसरे कार्बन पर एक ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए इसको 2-डीऑक्सीराइबोज शर्करा भी कहते हैं। अब आता है हेक्सोज, हेक्सोज में क्या होता है, देखिए इसमें होता है C6H12O6। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज। फिर आता है हेप्टोज, हेप्टोज का क्या होता है C7H14 और O7। इसमें आता है सिडोहेप्टुलोज। फिर आता है एल्डोज, एल्डिहाइड होता है ये, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। फिर आता है कीटोज, कीटो समूह वाली सरल शर्करा को कीटोज कहा जाता है। शर्करा के डी और एल रूप पाए जाते हैं, सामान्यतः सभी शर्कराओं में डी रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती हैं, डी रूप में। कोई पूछे शर्कराओं के कितने रूप पाए जाते हैं, तो डी और एल। तो डी जो होता है इसे कहते हैं डेक्सट्रोज शर्करा, क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज शर्करा या टेबल शुगर। देखिए आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखिए कुछ सामान्य मोनोसेकेराइड, पहला है ग्लूकोज। देखिए ये जंतुओं में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट है। इसको ग्रेप शुगर यानी अंगूर की शर्करा, ब्लड शुगर यानी रक्त की शर्करा, डेक्सट्रोज शुगर यानी डेक्सट्रोज शर्करा भी कहा जाता है। डेक्सट्रोज मक्का से प्राप्त होती है, इसलिए इसे कॉर्न शुगर भी कहते हैं। फिर आता है फ्रक्टोज, ये शहद तथा मीठे फलों में पाई जाती है, शहद तथा मीठे फलों में पाई जाती है, इसलिए इसको फ्रूट शुगर या लेबुलोज, क्या कहा जाता है, इसको फ्रूट शुगर या लेबुलोज का शुगर भी कहा जाता है। यह है सबसे मीठी शर्करा है, इसका स्वीटिंग इंडेक्स 170 है। तो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, और इसका इंडेक्स कितना है, 170। फिर आता है गैलेक्टोज, यह दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा, सेरेब्रोसाइड हेमोसेल्यूलोज का घटक है। इसको ब्रेन शुगर भी कहते हैं, ब्रेन शुगर या मस्तिष्क की शर्करा भी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दूध पिया करो, मस्तिष्क तेज होगा। क्यों, क्योंकि इसे मस्तिष्क की शर्करा कहते हैं। मैनोज, तो मैनोज को ये अंडे के एल्ब्यूमिन तथा हेमीसेल्यूलोज का घटक है। ये अंडे के किसका, एल्ब्यूमिन तथा हेमीसेल्यूलोज का घटक है। तो याद रखेंगे अंडे का जो वाइट वाला भाग पाया जाता है तो उसमें पाया जाता है क्या, एल्ब्यूमिन, और जो पीला वाला भाग है वो पाया जाता है प्रोटीन। फिर आता है एरेविनोज, ये गम अरेबिक मतलब अरबी गोंद में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अरबी गोंद में। सभी मोनोसेकेराइड के लिए एल्डिहाइड यानी CHO, कीटोन यानी CO समूह क्यूप्रिस Cu2, क्यूप्रिक Cu+2। देखिए इसको इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि ये टाइपिंग में जो एरर होता है इसको इस तरीके से लिखेंगे, और क्यूप्रस Cu+, ठीक करते हैं। इसको अपचायक शर्करा या रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, क्योंकि अपचयन के काम आती है। इसी आधार पर शर्करा का फेलिंग व वेनेडिक्ट परीक्षण किया जाता है। शर्करा का कौन सा करा जाता है, फेलिंग टेस्ट और वेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है। इस परीक्षण के द्वारा मूत्र में शर्करा की उपस्थिति का पता लगाते हैं। याद रखना बेनेडिक्ट टेस्ट का उपयोग किस में किया जाता है, तो मूत्र में शर्करा की पता लगाने के लिए। कुछ मोनोसेकेराइड वलय के रूप में पाई जाती हैं, 6 सदस्यों वाली वलय।
6 यानी रिंग के रूप में पाई जाती हैं, और रिंग के रूप में वो कुछ इस तरीके से पाई जाती हैं, ये इस तरीके से रिंग पाई जाती है। तो ये जो रिंग के रूप में पाई जाती हैं इनको कहते हैं हम फ्यूरेनोज। क्या कहते हैं? फ्यूरेनोज। अब आता है डाइसैकेराइड। दो मोनोसैकेराइड इकाइयां जल के एक अणु का निष्कासन करके ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा डाइसैकेराइड का निर्माण करती है। इनका जलावघटन यानी हाइड्रोलिसिस हो सकता है। तो पहला आता है माल्टोज। देखिए माल्टोज क्या है। अब माल्टोज को देखेंगे तो माल्टोज में दो ग्लूकोज इकाइयां आपस में जुड़ती हैं, दो ग्लूकोज इकाइयां आपस में जुड़ती हैं, और मैंने बताया था कैसी शुगर होती है, डेक्सट्रोज शुगर यानी डी टाइप। ठीक है, इसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं। यह स्टार्च के पाचन से बनती है। अंकुरित बीजों में, स्टार्च में और जौ चने में ये पाई जाती है। अब आता है सुक्रोज। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज इकाइयां जोड़ने से बनती है। याद रखेंगे किससे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज इकाइयां जोड़ने से बनती हैं। इसे गन्ने की शर्करा, टेबल शर्करा, प्रतीप शर्करा, चुकंदर शर्करा, या इसे कहते हैं रसोई घर की शर्करा। ठीक है, यानी किचन शुगर या व्यापारिक शुगर भी कहते हैं। अब आता है लैक्टोज। इसे दूध शर्करा भी कहते हैं यानी मिल्क शुगर कहते हैं। ये ग्लूकोज व गैलेक्टोज इकाइयां जुड़ने से, याद रखेंगे गैलेक्टोज कैसी है? गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज किस टाइप की शुगर है? तो आप देखेंगे गैलेक्टोज कैसी है? डेक्सट्रोज शुगर है। ठीक, और ये यानी मोनोसैकेराइड है, और ये कैसी है? डाइसैकेराइड। ठीक है, ये अपचायक का काम करती है। फिर आता है ट्रायलोज। ट्रायलोज में क्या होता है? तो ट्रायलोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज ही जुड़ते हैं। जैसे ये ग्लूकोज इकाइयां जुड़ने से बनती हैं। ये कीटों के हीमोफिलिक रुधिर में पाई जाती है। हीमोलिम्फ, कीटों के यानी इंसेक्ट के हीमोलिम्फ में पाई जाती है, और साथ ही मशरूम में भी पाई जाती है। तो इसमें क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर ट्रायलोज। कुछ कार्बोहाइड्रेट में 2 से ज़्यादा और 10 से कम मोनोसैकेराइड इकाइयां भी होती हैं। इनको ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड। जैसे रेफिनोज। रेफिनोज क्या होता है? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ये देखेंगे ट्राइसैकेराइड है। ये कैसा सैकेराइड है? ट्राइसैकेराइड। कौन कौन सी 3 इकाइयाँ जुड़ी हैं? गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ये क्या हो जाएगा? रेफिनोज। ठीक है, इसे जीवीय ईंधन के रूप में तलाशा जा रहा है। फिर आता है स्ट्रॉच। स्ट्रॉच में गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, टेट्रासैकेराइड। तो 4 अणु होते हैं, तो ये टेट्रासैकेराइड है। ये दोनों फ्लोएम में कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसफर यानी स्थानांतरण में काम आती है। फिर आता है बारवेस कोष। बारवेस कोष क्या होता है? देखिए गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ये पेंटासैकेराइड है। कैसा है? पेंटासैकेराइड। आइए अब पढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड को। लगभग 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां जुड़कर जटिल कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड बनाती हैं। इनको सामान्यतः ग्लाइकेन्स भी कहा जाता है। इनका जल अपघटन हो सकता है। ये जल में अघुलनशील, वाटर इनसॉल्युबल होती हैं। ये मीठी नहीं होती। पॉलीसैकेराइड संरचनात्मक रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड में क्या होता है? ये एक समान मोनोसैकेराइड की इकाइयां जुड़कर बनती हैं। जैसे स्टार्च। स्टार्च ग्लूकोज इकाइयों का क्या है? बहुलक है। इसमें 1 से 4 अणु लिंक होते हैं, यानी 1 से 4 ग्लूकोज अणु लिंक होते हैं। 2 प्रकार की श्रृंखला बनती है। कौन कौन सी? पहली बनती है एमाइलोज। इसमें 250 से 300 ग्लूकोज इकाइयां 1 से 4 के बॉन्ड में जुड़ी रहती हैं। ये असखित श्रृंखला है। यह श्रृंखला आयोडीन के साथ नीला रंग देती है। फिर आता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन, इसमें 30 ग्लूकोज इकाइयां 1-4 1-6 लिंक से जुड़ी रहती हैं। ये साकित श्रृंखला है, और ये श्रृंखला आयोडीन के साथ लाल रंग देती है। पादपों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? स्टार्च में। और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आता है कि आपने देखा होगा जो कैप्सूल का कवर है, कैप्सूल का जो कवर है वो किस चीज का बना होता है?
तो याद रखेंगे कैप्सूल का कवर भी किसका बना होता है? स्टार्च का। किसका बना होता है? स्टार्च का। अब आते हैं ग्लाइकोजन। ये भी आयोडीन के साथ क्या रहता है? लाल रंग देता है। जंतुओं तथा कवकों के भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है और इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। जंतुओं तथा कवकों के भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है और इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। अब आता है सेल्यूलोज। यह पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की ही बनी होती है। सेल्यूलोज के द्वारा रेयॉन रेशे भी पाए जाते हैं। अब आता है डेक्सट्रेंट। डेक्सट्रेंट ईस्ट और बैक्टीरिया में संचित भोजन डेक्सट्रेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डेक्सट्रेंट। दांतों पर बैक्टीरिया द्वारा बना प्लांक डेंटल प्लाक कहलाता है। डेंटल प्लाक में डेक्सट्रेंट पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया द्वारा जो पीला पीला सो जो बन जाता है तो उसमें क्या पाया जाता है? डेंटल प्लैंक यानी डेंस्ट्रैक्ट पाए जाते हैं। अब आता काइटिन। कवकों की कोशिका भित्ति और आर्थ्रोपोडा प्रजाति के बाह्य कंकाल काइटिन के बने होते हैं। इनको फंगल सेल्यूलोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंगल सेल्यूलोज। अब देखिए, अब पढ़ते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड क्या है? देखें, ये अलग प्रकार की मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती हैं, जैसे पैक्टिन। ये मिथाइल गैलूटोरिक एसिड या गैलेक्टोज या एर्बिनोज का बहुलक है। पैक्टिन कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज को आपस में बांधता है। इसको पादप सीमेंट, कोई पूछे अगर किसे पैक्टिन को किस नाम से जानते हैं? प्लांट सीमेंट के। प्लांट सीमेंट किसका नाम है? पैक्टिन का। फिर आता है हेमीसेलुलोज। तो हेमीसेलुलोज ये मैनोज, गैलेक्टोज, अर्बिनोज और जाइलुलोज का बहुलक है, जो कोशिका भित्ति में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कोशिका भित्ति में। फिर आता है हाइलोरूनिक। तो ये डी ग्लूरोनिक एसिड या एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का बहुलक है, जो क्रम में जुड़े रहते हैं। ये काचाभ तरल मतलब एक्वास हीमर, नाभि रज्जु यानी हमारी नाभि में, अम्बिकल कॉर्ड और संधियों के जॉइंट में, जो हमारी संधियां होती हैं उनके जॉइंट में स्नेहक और लुब्रिकेंट का काम करता है। इसे जंतु सीमेंट कहते हैं, यानी एनिमल सीमेंट। फिर आता है कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। ये उपास्थि यानी कार्टिलेज, कंडरा टेंडन, स्नायु लिगमेंट और महाधमनी की कोशिका भित्ति यानी बॉल ऑफ ऑर्टा का प्रमुख घटक है। फिर आता है हेपेरिन। ये रक्त में उपस्थित प्रतिस्कंदित पदार्थ है। ये क्या करता है? हमारे ब्लड में खून को जमने से रोकता है। अब आते हैं संरचनात्मक समावयवी। ग्लिसरॉल्डिहाइड यानी एल्डोज और हाइड्रोक्सी एसीटोन कीटोज में एक ही रासायनिक सूत्र C3H6O3 है, लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होती है। ये संरचनात्मक आइसोमर कहलाते हैं, जैसे एपीमर। ये दो मोनोसैकराइड समावयवी एक विशिष्ट कार्बन परमाणु के संरचनात्मक विन्यास से भिन्न होते हैं, जो उन्हें एक दूसरे के एपीमर के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज में फोर्थ कार्बन में विन्यास में भिन्नता होती है, अतः ये एक दूसरे के क्या हैं? एपीमर। याद रखेंगे, एपीमर। ठीक है। इसके अलावा देखिए, नोट करने वाली बात, दांतों पर उगने वाला बैक्टीरिया क्या कहलाता है? डेक्सट्रेन, मैंने अभी बताया था। उसके अलावा सबसे पहले कागज का आविष्कार कहाँ किया गया था? चीन में। सबसे पहले कागज का आविष्कार कहाँ किया गया था? चीन में। और सबसे पहले कागजी मुद्रा कहाँ बनाई गई थी? तो वो भी कहाँ बनाई गई थी? चीन में। ठीक, तो इतनी चीजें याद करनी है। और एक चीज और आती है, इनुलिन। एक चीज और रह गई, तो उसका नाम क्या है? इनुलिन। तो इनुलिन जो प्रोटीन है वो कहाँ से पाया जाता है? तो ये पाया जाता है डैलिया की जड़ों से। किसकी जड़ों से? डैलिया की जड़ों से। तो याद रखेंगे, डैलिया की जड़ों से कौन सा पाया जाता है? इनुलिन। ठीक है। और सभी कीटों के पंख व पर किससे बने होते हैं? तो काइटिन। बस ये क्वेश्चन याद रखेंगे। और वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अच्छा लगे तो कमेंट करें, और अगर कोई कमी हो तो सुझाव के तौर पर कमेंट बॉक्स में डालें। और लगातार वीडियो के साथ बने रहिए। लगातार सीरीज चल रही है और एक से एक टॉपिक लेकर हम आ रहे हैं। आप ऐसे ही अपना प्यार, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।
आपका दिन शुभ रहे।